प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिस से लेकर के आया हूं जो किससे संबंधित होंगे। ये आपको बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगे। इसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे और मैं 150 सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हूँ। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट तो करते हैं। यहाँ पे 150 प्रश्न तो होंगे। आपको ये भी प्रश्न क्या होंगे, ये आपको एकदम सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए प्रश्न होंगे। लेकिन ये 150 नहीं, इससे मैं लगभग 500 से 600 प्रश्नों को निकालूंगा। कितना? 500 से 600 प्रश्नों को निकालूंगा। 150 प्रश्न कराने का मतलब ये नहीं मेरा कि आप लोगों को 150 प्रश्न यहाँ पे बता करके ABCD ऑप्शन करके चले जाऊँ। मैं यहाँ से 500 से 600 प्रश्न निकालूंगा इसी 150 प्रश्नों से। तो आप रिलेट करके कैसे पढ़ते हैं प्रश्नों को, वो मायने रखता है। आप 100-150 प्रश्न कहीं से बना लेते हैं, सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप एक प्रश्न से कई प्रश्नों को जो है आप अपने माइंड को ब्रॉड नहीं करते हैं, माइंड को सोचने पर आप मजबूर नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम आज 150 प्रश्नों से 500 600 प्रश्नों को हम निकालेंगे और सभी प्रश्नों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये आप लोग देख ही रहेंगे स्क्रीन पे कि ये जो है आपको सेट जो तैयार किया गया है किसके द्वारा, आपको एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया है। इन सभी प्रश्न आपको एक विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नो डाउट कि कोई भी वैसे प्रश्न हैं जो आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, नहीं तो आने वाले किसी भी परीक्षा में आपको पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को ही दिया गया है। और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा, ताकि केवल प्रश्न रटा रटाया प्रश्न नहीं पढ़ें, उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि उससे जितने भी संबंधित प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो उसके हमें बनने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आइए हम देखते हैं, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को बीपीएससी से स्पेशल, बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी की एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। और बीपीएससी स्पेशल लेकर के जो आपको यहाँ पे जीएस का प्रत्येक दिन 50 प्रश्नों का एक संग्रह कराया जाता है, जो कि 1000 प्रश्नों का एक सीरीज है, जो कि प्रत्येक दिन आप लोग को 50-50 प्रश्न कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से भी आप अपने बिहार जीके को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों पे, अब चर्चा करेंगे प्रश्नों को। थोड़ा सा इस प्रश्न को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके। ठीक है, आप लोग को प्रश्न आसानी से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न मेरा क्या है। पहला प्रश्न की बात करेंगे तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। मीन्स संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, यहीं से प्रश्न निकल जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसके द्वारा अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो आपको अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की आपको बुलाता है। और किस, यहाँ पर पूछा जाता है कि किस विधेयक को बुलाया जाता है। तो विधेयक आप लोग पढ़े होंगे, कई तरह के विधेयक होते हैं। धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। लेकिन सभी विधेयकों पर आपको संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो किस किस पर बुलाया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, कौन सा? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही केवल क्या किया जाता है, तो आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अभी तक हम देखेंगे कि कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कितने बार? 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो इस पर हम देखेंगे कब कब बुलाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बार तो आपको संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया जाता है। और 1961 में किस कारण से बुलाया जाता है, किस आपको बिल पर बुलाया जाता है? तो आपको दहेज
ठीक है। दहेज प्रतिबंधित विधेयक पर आपको 1961 में बुलाया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय में आपको बैंकिंग संबंधित, किससे, बैंकिंग संबंधी बिल पर बुलाया जाता है। और एक आपको पोटा, ठीक है, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कानून लाया गया था 2002 में। तो अभी तक 3 अधिवेशन बुलाए गए हैं, 1961, 78 और 2002 में, ठीक है। 1961 में आपको नेहरू की सरकार के समय, 1978 में आपको मोरारजी देसाई की सरकार के समय, और 2002 में किसके सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में। तो ये ऑप्शन तो आपको हो गया बी नंबर। और देखेंगे अनुच्छेद जो है उन सभी अनुच्छेद को देखेंगे, 110, 109, 110 की बात करें तो 110 क्या बोलता है, 110 अनुच्छेद बोलता है किसके, धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में। दया धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, 110 में है। 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान क्या है, धन विधेयक का विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो है आपको 109 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि होते कौन कौन हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हैं, जैसे अभी बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित है, पुदुचेरी, दिल्ली, ये सभी जो है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, ठीक है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद का कभी भी सदस्य, चाहे निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के आपको एमएलए जो होते हैं वो भी निर्वाचित एमएलए ही, ठीक है, ये सभी उसमें भाग लेते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल कितना में है, लोकसभा का उल्लेख आपको आर्टिकल 81 में किया गया है। उसी तरह से राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का किस अनुच्छेद में किया गया है, 80 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि हम विधान परिषद की बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं तो विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, विधानसभा का उल्लेख आपको 170 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद से 2 प्रश्न बनते हैं, एक आपको हो जाता है क्या, एक आपको हो जाता है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 169 के तहत किया जाता है। जबकि उसकी संरचना क्या होगी, कितना सीट कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो आपको किस अनुच्छेद के तहत, 171 के तहत। दोनों डिफरेंस समझिएगा, विधान परिषद की गठन 169, संरचना 171 में है, ठीक है। उसी तरह से विधान परिषद की और बात करेंगे तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या किसी भी राज्य में कितना होगी, 40 होगी, और अधिकतम कितना होगी, उस राज्य के विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जबकि हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होगी, जबकि अधिकतम संख्या कितना होगी, 500 होगी। उसी तरह से लोकसभा में हम बात करेंगे तो लोकसभा में अधिकतम सीटों कितना निर्धारित किया गया है, 552 निर्धारित किया गया है। जबकि राज्यसभा की कितना सीटों अधिकतम आपको 250 निर्धारित किया गया है। तो ये सब आपको इससे संबंधित फैक्ट था। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि एक आज ऐसा सेशन लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक प्रश्न के आप 5-5 प्रश्न, 10 प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न, इस प्रश्न से मैंने देखे एक प्रश्न था, इससे आपको 10 से ज़्यादा मैंने प्रश्न यहाँ से रिलीज किया। तो आप इस तरह से पढ़ें कि आप इस तरह से पढ़ें कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इस स्तर पर पढ़ें। ये केवल प्रश्न 150 प्रश्न, 50 प्रश्न, 100 प्रश्न रटने से, याद करने से, सेट बनाने से नहीं होता है, उसका सोल्यूशन करना सीखिए, तब मजा आएगा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनें। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ कितना से किया गया है, आपको उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से कहाँ तक, आपको 51 तक, क्योंकि 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, और 36 से 51 बताता है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इसमें गलत कथन का चयन करना हमको, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही बात है,
कि हमारे संविधान में भाग 4 में उल्लेख है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूछा जाता प्रश्न कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है, लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इसे अनोखी विशेषता कहा गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया सकता है, एक गलत है आपको, ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, ये आपको फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, वाद योग नहीं है। इसको क्या कहते हैं, फोर्सेबल, यानी कि वाद योग नहीं है। आप न्यायालय में इसको लेकर के नहीं जा सकते हैं। यानी कि 36 से 51, जैसे 36 की बात करते हैं 37, 38, 39, 40, 44, 44 क्या कहता है, समान सिविल संहिता, ठीक है, या इसके बाद जो है आपको 40 है पंचायती राज का गठन। तो ये सब जो है क्या है, राज्य के ऊपर है, ठीक है। ये राज्य के द्वारा मन होगा तो राज्य इसको क्या करेगी, लागू करेगी, नहीं मन होगा तो उसको लागू नहीं करेगी। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमारे को समान सिविल संहिता नहीं मिल रहा है इसलिए लागू किया जा सके। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसे लागू करने के लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है, ठीक है। ये किस समिति के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपको पंचायतों के द्वारा किया गया है। किस समिति के द्वारा, तो आप एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा। एल.एन. सिंघवी समिति की बात करें तो इसकी गठन कब हुआ था, 1986 में एल.एन. सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। अब इन्होंने ही पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश करता है। साथ साथ एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, कौन सा दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की आपको मांग कौन करता है, तो यही आपको सिंघवी समिति 1986 के द्वारा किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो आपको इसका गठन कब किया जाता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1957 में। कब, 1957 में। जबकि अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 में। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय, 2 स्तरीय जो है आपको सुझाव देती है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय सुझाव देती है, जो कि वर्तमान में भारत के अधिकांश राज्यों में इसी 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ पे एक है पी थुंगन समिति। थुंगन समिति भी किससे संबंधित है, आपको पंचायतों से ही संबंधित है। और थुंगन समिति की स्थापना कब किया गया था या गठन कब किया गया था, 1988 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आपको भारत में पंचायतों से संबंधित बात करेंगे तो भारत में पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको लाया जाता है। अब ये प्रश्न पिछला बार दरोगा में पूछा गया है, बिहार दरोगा में, कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो था आपको किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया, तो आपको पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में लागू किया गया। तो इससे प्रश्न थे। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज में कितने प्रतिशत आरक्षण है, आपको 50% आरक्षण है। लेकिन हम 73वां संविधान संशोधन के अनुसार बात करें तो पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कहा गया है, आपको 33% आरक्षण की बात 73वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। लेकिन अगर कोई भी राज्य इससे ज़्यादा अगर देना चाहे तो आपको महिलाओं के अधिकार को इससे ज़्यादा आरक्षण दे सकता है, जो कि बिहार 50% महिलाओं के आरक्षण देता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इससे न जाने कितनी सारे एग्जामों में आपको पूछा गया होगा, आप कहीं भी सेट प्रैक्टिस करते हों, टेस्ट देते हों, आपको हर जगह ये प्रश्न मिलता होगा। तो आइए इसका भी हम लोग पोस्टमास्टम करेंगे, इसको भी विस्तार से देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। डायरेक्ट एक यहीं से प्रश्न बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान का हिस्सा है, भाग है, या मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था, तो बिल्कुल नहीं था। अगर रहता तो फिर बाद में क्यों जोड़ा जाता, तो इसको जो है जोड़ा गया कब, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो इसको फिर कुछ इसमें और भी संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जो कि उसी समय में इसी 42वां संविधान को आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान जोड़े गए, इसलिए उसे छोटा मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। इससे पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो आपको यहाँ से कौन सी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति
1976 में। साथ साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपको 1976 में जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 को जोड़ा गया था। 11वां कब जोड़ा गया? आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? 2002 में। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। साथ साथ मौलिक कर्तव्य से और प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 के क में। अनुच्छेद कितना में है? 51 के क में। ठीक है, कहाँ पे? एक भाग पूछेगा 4 के क, अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। 44वां संविधान संशोधन एक आपको महत्वपूर्ण है। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अब इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया। कहाँ? आर्टिकल 300 क में आपको आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार से इसे समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपको कानूनी अधिकार में इसे जोड़ दिया गया। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र राज्य जो आपको राज्य सरकार जो पैसे वसूलती है टैक्स के रूप में, वो सभी केंद्र सरकार के पास जाती है और उन्हें फिर जो है कितने आपको 41:59। ठीक है, इस रेशियो में आपको केंद्र और राज्यों के बीच 41% राज्य को, 59% केंद्र सरकार को वित्त के रूप में आपको बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको? ठीक है, भाग अगर 12 हो गया। आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 268 268 में से 300 के क तक। भाग 12 में कौन से आर्टिकल आ जाते हैं? 300 और 268 से लेकर के 300 क तक आ जाता है। पंचायती राज की व्यवस्था की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज की व्यवस्था है आपको आर्टिकल 40 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ से किया गया है? 324 से लेकर के आपको 329 तक निर्वाचन आयोग का किया गया है। कि भाग इसका पूछें तो निर्वाचन का भाग जो है कितना है? भाग 22 में इसका उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख किया गया है 312 आर्टिकल में किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्नों को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को कोई भी विधि बनाती है, कानून बनाती है तो संसद के द्वारा बनाई जाती है। संसद करने का मतलब इसमें तीनों अंग आ जाते हैं। संसद के 3 अंग पढ़े होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें कौन सा देता है संसद को विधि बनाने का? आपको देता है, आर्टिकल की बात करेंगे तो 253। ठीक है, 249 भी पढ़े होंगे आप लोग। 249 क्या कहता है? इसके समझ है राज्यसभा, आपको राज्यसभा जो है क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, 250 क्या कहता है? 250 कहता है आपात में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जब कभी भी देश में आपातकाल लगा रहेगा तो आपातकाल के समय राज्य सूची पर कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। ठीक है, 252 की बात करते हैं। एक और आर्टिकल है आपको 252। 2 से अधिक राज्यों की सहमति से क्या है? 2 से अधिक अगर राज्य सहमत हो जाएं तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ 2 राज्यों के बीच जो घटनाक्रम हो रही है, उनके अगर वो चाहे दोनों राज्य सहमत हो जाएं तो आपको इस पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 252 के तहत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। एक किसका? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या क्या कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था। सबसे पहले कि देखेंगे केशवानंद कहाँ के थे? आपको केरल के थे। और ये कौन थे? तो एक वहाँ मठ जो था, ठीक है, एक मठ जो था उसके क्या थे? एक मठ के देख करने वाले एक मठाधीन थे, जो कि इनके अंदर में क्या आता था? बहुत
सैकड़ों एकड़ जो इनकी ज़मीन थी, भूमि थी, इनकी कहानी बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे हम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक क्लास जब होती है तो 1-2 घंटे से नहीं क्लास लगती है। तो केशवानंद इतना रखना है कि क्या थे, ये मठाधीन थे, केरल के एक मठ के क्या थे, पुजारी थे। अब इनके मठ के अंदर बहुत सारे जो है क्या थे, ज़मीन थे। उसी ज़मीन को क्या किया गया, मैंने बताया कि आर्टिकल 300 के कस में क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उसी के लिए जो है क्या गए, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारी ये जो है ज़मीन क्या होगी, सब सरकार ले लेगी। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या कर रहा है। संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति है। ये क्या कहता है 73वां संविधान संशोधन, कहता है कि संसद को संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए बोलती है, संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। ये क्या बोलती है, आपको ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोलती केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यही बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि आप मौलिक अधिकार में वाद योग है, संशोधन योग है, आप संशोधन कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 आपको ऑप्शन सही है। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा है कि भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप नहीं, भारतीय अंकों का रोमन रूप नहीं, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आपको ये सही ऑप्शन है कि भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, ठीक है। भारतीय संघ भाग 17 की हम बात करेंगे तो भाग 17 क्या करता है, संघ की परिभाषा। भाग 17 में क्या है, संघ की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल हम बात करते हैं, पढ़ते हैं कितना, आर्टिकल 343। तो 343 में क्या कहा गया है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख कितना में, आर्टिकल 343 में किया गया है। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वो आपको प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, 1966 में किया गया था। उस समय अध्यक्ष इसके कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। ये प्रशासनिक आयोग जो है, आपको प्रशासन कहने नाम से सब पता चलता है कि प्रशासनिक आयोग जो है किस लिए था, प्रशासन के सुधार के लिए। इसमें 3-4 बातें जो है कही गई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाएगी, किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाएगी आपको गैर दलीय व्यक्ति को की जाएगी, गैर दलीय, ठीक है। गैर दलीय कहने का मतलब है कि किसी भी वैसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे एक और बात कहा गया था कि राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों का, ठीक है, कि राज्यों के अनुरोध पर ही, अगर कोई राज्य अनुरोध करे केंद्र सरकार से, तभी क्या किया जाए, यहाँ पे राज्यों में सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाए, उनकी आपको क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के विषय में कौन है, वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, ये सही बात है। अगर कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य में रहता है तो उसका वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य के संचित निधि से मिलता है। वेतन भारत के संचित निधि से मिलता है, गलत है। पेंशन राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन ये गलत है, पेंशन भारत के संचित निधि से मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि राज्यपाल जब भी कार्य करता है तो क्या होता है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, और जिस राज्य में काम करता है यानी कि राज्यपाल के रूप में करता है काम, उसको उस राज्य के संचित निधि से उन्हें क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जैसे ही रिटायर कर जाता है, जैसे ही राज्यपाल रिटायर कर जाता है तो उस राज्य का तो नहीं है, वो किसका प्रतिनिधि था, केंद्र का प्रतिनिधि था, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि था, तो उसको फिर पेंशन जो मिलता है वो केंद्र से मिलता है। तो पेंशन कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से मिलता है। तो 11 का ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, 11 का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, गलत ऑप्शन चुनना था ना, गलत ऑप्शन चुनना है तो गलत कौन हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि वेतन भारत के संचित निधि से नहीं बल्कि राज्य के संचित निधि से, पेंशन राज्य के संचित निधि से नहीं बल्कि पेंशन
केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो ऑप्शन ए नंबर ठीक हो गया। आपको इसमें हम देखेंगे कुछ और राज्यपाल से प्रश्न आते हैं। आपको 7वां संविधान संशोधन याद होगा। 7वां संविधान संशोधन कब की जाती है? 1956 में की जाती है। इसके तहत कहा जाता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, ठीक है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया, ठीक है। आपका हम राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल का उल्लेख आपको आर्टिकल 153 में किया गया है, ठीक है। किसमें? राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में किया गया है, ठीक है। जबकि वही राज्यपाल की नियुक्ति की बात अगर आर्टिकल 153 में क्या कहा गया? एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 155 के तहत गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसी तरह से हम राज्यपाल की अवधि सामान्यतः कितने होती है? राज्यपाल की अवधि आपको आर्टिकल 156 कहता है कि सामान्यतः राज्यपाल की अवधि क्या होगी? तो आपको 5 वर्ष होगी। आगे देखेंगे, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? अभी आर्थिक आधार पर जो है EWS हम लोग पढ़े होंगे, EWS, ठीक है। EWS के तहत कितना प्रतिशत? 10% जो आरक्षण दिया गया स्वर्णों को, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 103वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 2019 में, लोकसभा के चुनाव से पहले ठीक लाया गया था। हम 101वां की बात करेंगे। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? OBC से है। 104वां आपको किससे है? SC ST और एंग्लो इंडियन SC ST को जो है क्या किया गया? इसमें SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन को आपको क्या किया गया? जो हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन का जो है व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये दोनों संबंधित था 104वां संविधान संशोधन से संबंधित था, ठीक है। आपको 103वां संविधान संशोधन के तहत आपको 10% संरक्षकों को आरक्षण दिया गया। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना बजाते हुए अंकित किया गया है? तो ये किस शासक को किया गया है? समुद्रगुप्त को किया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि यह कभी भी अपना कार्यकाल में अपनी शासक जब तक रहा कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा, ठीक है। इसे एक और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो आपको समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको क्या कहा जाता है? B.S. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन की भी संज्ञा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसमें कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल को हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है आपको कौन सा? ऋग वैदिक काल। एक होता है आपको उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल का जो हम बात करते हैं तो इसका कार्य कब से कब होता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसका डेट आपको पूछ लिया जाता है कि कब से कब है। आगे देखेंगे, ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका साक्ष्य मिला है कहाँ से? नौदा टोली से। नौदा टोली है कहाँ? आपको महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद आपको ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि प्रवरा नदी या गोदावरी की सहायक नदी जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको महाराष्ट्र में है। ईमान गांव कहाँ है? ये भी आपको महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि प्राचीनतम यहाँ से स्रोत मिले हैं ईनाम गांव से। 14वीं सदी पूर्व का बोगई गोज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगई गोज अभिलेख कहाँ से मिला है? एशिया माइनर, जो कि आपको कौन सा क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्तमान के तुर्की क्षेत्र से मिला है। ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये आपको 1400 ईसा पूर्व पुराना यहाँ से साक्ष्य मिला है। काबुल की बात करें तो आपको काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है।
निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम। जबकि पहली बार कौन जीता था? श्रीलंका पर पहली विजय प्राप्त किया था कौन? राजराज प्रथम। और पूरे श्रीलंका को कौन जीता? राजेंद्र प्रथम। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में हमें देखना है। तो इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ, 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942 को हुआ। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, प्रस्ताव को तैयार किया था गांधी जी ने और पेश किया नेहरू ने। ब्रिटिश हुकूमत ऑपरेशन 10 आवर नहीं चलाया गया बल्कि ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग आंदोलन का समर्थन किया है, बिल्कुल गलत है। आपको इन लोग समर्थन नहीं किया था बल्कि इन्होंने विरोध किया था। तो ऑप्शन 3 और 4 दोनों क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक है कौन? गौतम। ठीक है। वैशेषिक के कौन है? वैशेषिक हो जाएगा कनाद। आपको सांख्य दर्शन का हो जाएगा कौन? कपिल। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी वर्तमान में है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और उन्हीं ने डफरिन ने ही ए ह्यूम जो कि कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उनको क्या किया था? प्रोत्साहित किया था और जिसके बाद इस संगठन का स्थापना हुआ। तो उस समय किस नाम से जाना जाता था? जब इसकी 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापना हुआ था। उसी को 18 दिसंबर 1885 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा नाम दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का इसमें से चयन करना है। तो इन्होंने 1938-39 में कांग्रेस का अध्यक्ष किया, सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। जापान की सहायता से नहीं, इन्होंने किसकी सहायता से? जापान नहीं बल्कि जर्मनी की सहायता से किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है। मस्तिष्क जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? मस्तिष्क जागीर की शुरुआत आपको औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। यहाँ से एक और चीज़ जो है कि जजिया को जो है पुनः लाया था कौन? जजिया कर को पुनः लाया था कौन? औरंगजेब के द्वारा। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पे लगाया जाता था। और ये किसके द्वारा पुनः लाया गया था? तो आपको औरंगजेब के द्वारा लाया गया था। औरंगजेब को और एक नाम से जाना जाता था, इनको क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कब आया था? 1333 ईस्वी में आपको आया था। गयासुद्दीन की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक हैं। जबकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में आता है, इन नहरों का निर्माण कराने में इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। इब्न बतूता जो है आपको 1333 ईस्वी में आपको आया और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। रेहला नामक पुस्तक किसका है? तो आपको इब्न बतूता का है। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दिया गया? बम हमले में किसको फांसी दिया गया था? तो इनमें फांसी दिया गया था 2 लोग को दिया गया था। आपको बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और मास्टर अमित चंद, ये सभी लोग को इसमें फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 5 सही है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सत्य नहीं है। रॉलेक्ट एक्ट के तहत सत्यपाल किचलू गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। ठीक है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त जनरल डायर को भारत सरकार ने प्रोन्नति दी, ये गलत है। प्रोन्नति नहीं दिया गया था बल्कि इसको यहाँ से क्या किया था? बर्खास्त करके इंग्लैंड भेज दिया गया था। आगे देखेंगे
किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस विश्वघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमगार को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनका उपनाम था सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी था। इनको 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। कब? 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया। जो पूछा जाता है कि भारत रत्न कब दिया गया। भारत रत्न ऐसे जो है, इनमें जितने भी नाम हैं उन सभी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, कब? 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया। सरदार पटेल की बात करें तो 1991 में सरदार पटेल को भी भारत रत्न दिया गया। और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? 58 यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राजस्व विभाग था, जो कि उस समय राजस्व की बात करें तो 1/6 राजस्व के रूप में, कर के रूप में वसूला जाता था। सल्तनत कालीन शासकों ने सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया? सल्तनत में सबसे पहले किसके द्वारा मिलाया गया था? तो इसके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मिलाया गया था। जबकि हम बात करें प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो प्रथम आक्रमण आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जिस समय जलालुद्दीन, आपको खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो शासक था, उस समय आपको अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और वहाँ से कुछ धन दौलत लूट करके ले आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अपनी राजधानी ही बनाई। कहाँ पे? देवगिरी में। देवगिरी में अपनी राजधानी ही परिवर्तित किया। और बलबन जो है किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। इन्होंने 1266 से 1286 या 87 तक कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? तो बलबन का कार्यकाल कब से था? 1266 से 1286 या 87 तक इसका कार्यकाल देता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी का सर्वाधिक सहायता किया था? तो ये आपको सब लोग पढ़े होंगे, ग्वालियर के सिंधिया। कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा ही कहा जाता है कि अगर ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा अगर मदद नहीं किया जाता तो अंग्रेज यहीं से कब तक जो है समाप्ति की ओर चले जाते हैं, कबर करके ख़त्म हो जाते हैं। निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले आपको मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का भी राजनीतिक गुरु थे। दोनों ध्यान में रखिएगा। अरुणा असफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा असफ अली का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया जाता है? 1930 में। जबकि असहयोग आंदोलन कब किया जाता है? 1920 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1817 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 1899 में की जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है इसी का नाम बदल करके, मित्र मेला संघ का ही नाम बदल करके क्या किया जाता है? 1904 में आपको किस नाम से कर दिया जाता है? अभिनव भारत। इस सबसे आप परिचित होंगे सब लोग। अभिनव भारत जो है आपको एक नई संस्था नहीं थी, बल्कि मित्र मेला संघ की नाम परिवर्तित करके 1904 में क्या कर दिया गया? आपको अभिनव भारत के नाम से कर दिया गया। ये अभिनव भारत जो थी आपको सशस्त्र विद्रोह में ज़्यादा विश्वास करती थी। लाला हरदयाल की बात करें तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब करती है? 1913 में करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। कब? 1905 में लंदन में क्या करते हैं? इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। और भारत में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इस स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1918 में इसकी स्थापना की जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज कब हुआ? पहला हुआ 1930, दूसरा हुआ 31, तीसरा हुआ 32 में। कांग्रेस ने मात्र एक सम्मेलन में भाग लिया 1931 में, दूसरा में, जिसकी अध्यक्षता आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? देश नायक कहकर के सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। उन्हीं के बाद जो उनका नाम फेमस हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कथन कहा था। इन्होंने कहा था देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने किसको कहा? सुभाष चंद्र बोस को कहा था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है। अब इन्हीं के 23 जनवरी को किस रूप में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। यहाँ पे 4 गो आपको युद्ध होता है। एक होता है कब? 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 80 से कहाँ तक? 84। और तीसरा होता है 1790 से 92। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से अंततः समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसे भारत ने क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन कौन भेजा था? तो आपको विंस्टन चर्चिल, क्योंकि याद होगा आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक, और 45 तक कौन था? विंस्टन चर्चिल था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? गांधी इरविन समझौता डायरेक्ट पूछा जाता है, कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसमें भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। किसको? भारतीयों को आपको समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार इसी समझौता के तहत दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय कौन था? आपको कैनिंग था। केंद्रीय नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण किसके पास होता है? ये होता है किसके पास? केंद्रीय इकाई तथा केंद्रीय बैंक के पास होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 5 सही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के रूप में किया गया है? तो प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी ऊर्जा का ग्रहण करता है तो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छी से उसकी कार्य प्रणाली चलेगी। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। इसमें सही मिलान करना है, इसमें देखना है कौन सही है। तो देखेंगे हम किसके लिए केसर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ? करेवा मिट्टी जो कि जम्मू कश्मीर होती है। काली मिर्च के लिए कौन सा? केरल है। हल्दी के लिए भारत में सर्वाधिक कहाँ? आंध्र प्रदेश। और जीरा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दिया गया है? बीमा कीमत जो है आपको MSP को कहा जाता है। किसमें? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुसार की जाती है? तो इस आपको समिति था कौन? शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? 12 जुलाई 1982 को। यह पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की जाती है। कृषि क्रांति आपको मिलान करना है यहाँ पे कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से सही है, पीली क्रांति सही नहीं है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध जो है आपको तिलहन से है। कौन से? तिलहन से। श्वेत क्रांति दूध से है। कृष्ण क्रांति का संबंध कपास से नहीं बल्कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादक से है। तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर 5 इसका सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से बनाया गया है? तो भिलाई बनाया गया था पूर्व सोवियत संघ रूस। भिलाई कहाँ है? आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया कौन सा? दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है रावल किला, उड़ीसा। रावल किला उड़ीसा आपको जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन या सन्निकट मुद्रा कौन है? ठीक है, इनमें सन्निकट मुद्रा के रूप में आपको बॉन्ड, जबकि भारत सरकार देखते होंगे बॉन्ड भी बेचती है, सरकारी प्रतिभूतियाँ भी बेचती है। इसको ऑप्शन नंबर
5 हो जाएगा। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तविक आय पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित, क्योंकि क्या होगा, समय में किसी कीमतों का मौद्रिक आय, कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों क्या हो रहा है? दोगुनी हो रहा है। जिस रेट से बढ़ रहा है दोनों एक ही रेट से बढ़ रहा है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो सबसे अधिक गरीबी दर की बात करेगा तो सर्वाधिक गरीबी दर कहाँ है? आपको छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? वर्ष भर वर्षा नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल शीतकालीन वर्षा, ऐसा भी नहीं होती। अत्यंत अल्पकालीन शुष्क वर्षा, क्या होती है? अल्पकालीन अत्यंत शुष्क वर्षा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से हम 5 गो हम राज्य जानते हैं कि बांग्लादेश से 5 राज्य जो है भारत के जो कि सीमा बनाते हैं, जिसमें कौन सा है? एक आपको है मेघालय है, दूसरा कौन सा है? त्रिपुरा है, तीसरा आपको मिजोरम है, चौथा की बात करें तो चौथा कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल है, और पाँचवा की बात करते हैं तो पाँचवा कौन सा आ जाएगा? मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और कौन सा एक बच गया? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एक हो गया आपको असम। कौन हो गया? असम। ये 5 राज्य हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं, और भारत की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। कितना किलोमीटर? 496 किलोमीटर। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। पूर्वी भारत में बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब की सीमा आपको बांग्लादेश से नहीं लगती, बल्कि किससे लगती है? म्यांमार के साथ ये सब सीमा बनाने वाले राज्य हैं। 54 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इस पर उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता हैं? ये सब जो विशेषता हैं, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ओक के पेड़, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सभी मिलते हैं कहाँ? आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ? भूमध्य सागरीय प्रदेश में इसका विकास होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित देखना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि बारालच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, माना दर्रा आपको सिक्किम नहीं, कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? आपको 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलत चुनना था तो ऑप्शन नंबर 3। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में बढ़ता है? नामचा बरवा सबसे पहले है कहाँ? नामचा बरवा है कहाँ पे? आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में है, जो कि किस हिमालय, क्या हिमाद्री या बृहत हिमालय, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण के आएंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय होता है, इसके बाद बृहत हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, इसके बाद नीचे सबसे पादीय प्रदेश होता है शिवालिक। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? तो गंडक कहाँ से आती है? नेपाल की तरफ से आती है, और ये किस दिशा से? आपको गंगा में उत्तर दिशा से होकर के मिल जाती है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? यह किस रूप में इसको जाना जाता है? तो आपको इसको मन के रूप में जाना जाता है। बिहार में टाल प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? टाल प्रदेश का विस्तार बिहार में बात करें तो इसका पटना से मोकामा तक है। कहाँ से? पटना से मोकामा तक इसका विस्तार संपूर्ण रूप से होता है। चंदन का मैदान बिहार में, चंदन तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक चंदन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, लेकिन चंदन का बिहार में इसका विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दक्षिण पूर्व हिस्सा में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व हिस्सा में इसका विस्तार है। आगे देखेंगे मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान किसको कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुधान के रूप में जाना जाता है। जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है, जो कि कहाँ पे है? रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब किया गया? 1948 में किया गया, जिसके तहत क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको सिंचाई करना, पावर प्लांट लगाना, इस पर सिंचाई करना मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से घास सुमेलित नहीं है। कौन कौन से घास सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है? सुमेलित चुनना है। घास का मैदान कौन सुमेलित है? तो आपको हम देखेंगे इसमें लानोज कहाँ का है? वेनेजुएला का, ये सही है। पंपास कहाँ का है? पंपास चिली नहीं, बल्कि पंपास कहाँ पे है?
अर्जेंटीना में। किस देश में है? पंपास अर्जेंटीना में है। सेल्वास की भी बात करें तो सेल्वास कहाँ है? आपको ब्राज़ील, ठीक है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? यहाँ पे कई देश हैं। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। आपको स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। कहाँ पे है? स्वीडन की राजधानी हो गया है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, सबसे जहाँ पे सर्वाधिक आपको अम्लीय वर्षा होती है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो अग्लुहास यहाँ पे कौन सी है? गर्म जलधारा है, बाकी सभी ये सब ठंडी जलधारा हैं। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील, आयतन की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील जो है बैकाल झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपको रूस में है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि कहाँ पे है? कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। टॉरस जल संधि, यहाँ पे जितने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे। टॉरस जल जमरूमत किन दो के मध्य की स्थित है? तो टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको निचले लेवल से एग्जाम से लेकर के आपको बीपीएससी पीसीएस एग्जाम तक पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। जबकि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच की बात करेंगे तो कुक जल संधि। कुक जल संधि किसको? उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच कौन सी है? मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में स्थित है। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अभी सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कर रहा है आपको रूस। भारत में बात करेंगे तो सर्वाधिक हीरा कहाँ से निकलता है? आपको मध्य प्रदेश से निकाली जाती है। आगे देखेंगे, किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है, नहीं में किया जाता है तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के, किसी भी दूसरे देश के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के संस्थानों के कार्यालय में जो भी कार्य होते हैं, जो इनकम होते हैं, उनको इसमें नहीं शामिल किया जाता है। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की रिपोर्ट, भारत में किस राज्य में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है? तो सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पे हैं? आपको भारत के मध्य प्रदेश में है। कितना है? तो 3431 है। जबकि टाइगर की बात करें तो टाइगर भी सर्वाधिक आपको मध्य प्रदेश में ही है। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्थान खोला गया है? तो आपको खोला गया है कहाँ पे? ये पटना में खोला गया है। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कौन सी जयंती के रूप में 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रवासी भारतीय भारत के लोग कहाँ रहते हैं? यूएई में रहते हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। जबकि दूसरा स्थान पर कौन है? आपको अमेरिका है। एलन मस्क की कंपनी ने कितने एक साथ आपको क्या क्या स्पेस को भेजकर, उपग्रहों को भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? तो 143। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? भारत के इसरो का रिकॉर्ड था। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? यह आपको भारतीय महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु। इन्होंने पहली बार कब? 2016 में, और अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीती है। 2016 में कौन सी पदक जीती थी? रजत। जबकि अभी इस बार कौन सी कांस्य पदक जीती है? आगे देखेंगे प्रश्न। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन यानी नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। इपिक्स का विस्तारित रूप क्या है? इपिक का विस्तारित रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की मरणोपरांत, जो कि आपको देखे होंगे आपको चीन और भारत में जब झड़प हुआ था लद्दाख में, तो वहाँ पे कर्नल संतोष बाबू को की शहादत हो गई थी। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल पंडिता।
66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वाधिक आपको ये पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थप्पड़ फिल्म को दिया गया है। हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो अभी वर्तमान में कौन है? NV रमन्ना। इससे पहले कौन थे? अरविंद बोबड़े थे, शरद अरविंद बोबड़े। इसके पहले थे रंजन गोगोई। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत महोत्सव से संबंधित प्रश्न जो है कि भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे कौन सा महोत्सव? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखेंगे यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू कश्मीर, इम्फाल, भुवनेश्वर, ये सब पर प्रदर्शनी किया गया। इस महोत्सव का आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अयोध्या में एक व्यापक समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च द्वारा जारी 2021 रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात में मामले में विश्व में भारत का स्थान कैवां है? तो भारत का स्थान इसमें कैवां हो गया है? भारत का स्थान हो गया है दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है सऊदी अरब। ठीक है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के क्या है? भारत के हथियार आयातों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 33% की कमी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री से आभासी शिखर वार्ता किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्टीफन लोफवेन। हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अभी इस्टबैन ओकन सीरिया के राष्ट्रपति, जो कि ये सही नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किसको हरा के? बड़ौदा को हरा करके एक खिताब अपने नाम किया है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपको सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत के महात्मा गांधी जो थे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसी उपलक्ष्य में ये को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए कहाँ के मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 24 जनवरी को ये बनी थी। उस दिन क्या था? राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन इनको बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार। यहाँ की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। यहाँ पर विधानसभा की बात करते हैं तो कितना है? विधानसभा यहाँ पे 200 है। हरियाणा की विधानसभा की बात करते हैं तो 90, पंजाब की विधानसभा 117, मध्य प्रदेश की विधानसभा 230। आगे देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक अभ्युदय योजना चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पुरस्कार दिया गया? पद्म पुरस्कार तो 119 टोटल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण की बात करें तो 7, पद्म भूषण 10, पद्म श्री 102, टोटल 119 पुरस्कार दिया गया है। 30वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? यह सरस्वती दिया गया है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है, जो कि एक किस उपन्यास के लिए दिए हैं? मराठी उपन्यास सनातन के लिए इनको दिया गया है। डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास किसके नेतृत्व में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन रिपोर्ट के वाले राज्यों में अवरोही क्रम, घटते क्रम बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़। आत्मनिर्भर बिहार के साथ नीचे 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? इसमें कौन सी योजना को शामिल नहीं किया गया है? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये योजना इसमें शामिल नहीं है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो 2.97% राजकोषीय घाटा है। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क खोलने की योजना है या पार्क बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में इसको बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है किसको? तो कुर्था, जो कि किस जिले में है? अरवल
जिला में स्थित है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन है? सब करंट अफेयर है। कौन सा देश है? तो बांग्लादेश इसमें फोकस देश के रूप में नामित किया गया था। 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसको जर्मनी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था आपको 1929 नवंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आपको सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ और कहाँ किया गया था? तो पहली बार जो है बांकीपुर में किया गया था 1912 में, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। 1922 में कहाँ होती है? 1922 में बात करें तो 1922 में कहाँ की जाती है? 1922 में आपको गया में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। 1940 में आपको रामगढ़ में किया जाता है। तो कांग्रेस के अधिवेशन 3 बार बिहार में हुए थे, जो कि 12, 22 और 40। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे FG असलाई। FG असलाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्राचीन मगध जनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? कौन सा आधुनिक क्षेत्र था? मुजफ्फरपुर आपको इसमें मगध साम्राज्य में शामिल नहीं था। आगे देखेंगे प्रश्न को। बिहार में नवपाषाण युग में अवशेष किस स्थान से मिला है? तो ये 2 स्थान है, आपको चिरौंद है और ये आपको चेचर है। चेचर कहाँ पे है? आपको ये पड़ता है कहाँ पे? वैशाली में। और चिरौंद कहाँ पड़ता है? तो चिरौंद पड़ता है आपको सारण में। शेरशाह ने पटना को अपनी राजधानी कब स्थापित किया था? तो 1541 में शेरशाह ने पटना को पाटलिपुत्र के नाम से अपना स्थानीय राजधानी को स्थापित किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, जो कि अभी वर्तमान में नालंदा जिला में स्थित है। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो अभी जो पटना कॉलेज हम लोग देखते हैं पढ़ाई होता है, वो किस कंपनी का? वहाँ पे एक डच जो कंपनी थी, उस कंपनी का वहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है? तो आम्रपाली कहाँ से थी? वैशाली से। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किया गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण किस से संबंधित है? किस वेद से? तो आपको यजुर्वेद से संबंधित है। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको तरंगदैर्घ्य क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित हो जाती है। दिए गए विकल्पों में इसको सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मैनोमीटर क्या करता है? गैसों की दाब मापता है, सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, ये भी सही है। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और हाइग्रोमीटर ध्वनि की या आपको सापेक्षिक आर्द्रता को, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 सभी इसमें सही है। एसआई पत्ती में कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो टोटल मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक 2 होते हैं, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। जबकि संपूरक मात्रक पूछा जाता है, संपूरक मात्रक की संख्या कौन है? 2 है, रेडियन और अस्टेरेडियन। निम्न पदार्थ में से अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतीक सूचक कौन सा है? इसमें प्रतीक सूचक में जो है ये सभी जो है अम्लीय और क्षारीयता के प्रतीक को बताते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी इसमें सही है। फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर करता है? ये आपको संपूर्ण यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बर्तनों को चमकीला करने के लिए इसमें उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा करके इस पर क्या किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाया जाता है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य यानी गलत कथन कौन सा है? तो आपको कायांतरण में आंत की बड़ी हो जाती है, ये ऑप्शन आपको क्या है? गलत है। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर को भगाने वाली दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एरिथ्रिन का प्रयोग मच्छर की भगाने वाली दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? इसमें 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। मानव शरीर के भार का कुल भार कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है?
मानव शरीर में आपको 60 से 65 से 80% तक जो है क्या है, ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है, तो इसमें देखना है। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में क्या सही है। मैग्नीज का प्रयोग फर्टिलाइजर खाद के रूप में किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक में किया जाता है। तांबा का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में नहीं किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक जस्ते का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल जाता है। तो श्वेत फास्फोरस क्या होता है, स्वतः आपके टेम्परेचर में आने के बाद जलना शुरू कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है, तो H2SO4 जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूहे की मारने वाली दवा में किसका प्रयोग करते हैं, इसमें आपको 2 चीज़ों का, जिंक फास्फाइड का भी प्रयोग करते हैं और पोटेशियम साइनाइड का भी प्रयोग करते हैं। पोटेशियम साइनाइड का भी प्रयोग करते हैं, तो 1 से अधिक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है, मीन्स जितना लेते हैं उतना वापस छोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78% और वापस छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को कितना लेते हैं, 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। जब से बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी स्टेपिस जो कहाँ पे है, कान की हड्डी। मैलियस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। निम्न पर विचार के यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि अग्नाशय के बारे में कहा जा रहा है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं क्षारीय रस को क्या करती है, स्रावित करती है। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे अधिक भारी तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व जो है कौन सा है, यूरेनियम है, जिसकी परमाणु संख्या 92 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तना का रूपांतरण नहीं है, तो तना का शकरकंद क्या है, शकरकंद जो है आपको जड़ का रूपांतरण। अभावजन्य रोग किससे कहते हैं, अभावजन्य रोग के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसमें जाना जाता है आपको पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग के नाम से जाना जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जिसको एस्पिरिन या तिली के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला, किससे, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाला ऐसा पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, इनमें से डेमेंशिया की बात करें, डेमेंशिया जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्नांता, ये सभी क्या हैं, आपको आनुवंशिक रोग है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान होता है किसके द्वारा, हमारा शरीर जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को होती है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर सभी को देखेंगे। आर्सेनिक 74 किस में, ट्यूमर में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 को किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। आयोडीन का भी किस में करते हैं, आयोडीन का भी कैंसर में करते हैं। और आयोडीन को घेंघा में भी किया जाता है। सोडियम 24 को इसमें रक्त की थक्का को पता लगाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 5। भीड़ नियंत्रित हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, इसमें अमोनिया रहती है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है, ये सभी भंडारित कहाँ होती है, अंततः यकृत में भंडारित रहती है। जरूरत पड़ने पर यह फिर से पुनः वापस शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित कौन सा रोग नहीं होता, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी के रोग से होता है। ऑप्शन नंबर 5 सही है। H9N2 ठीक है, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो होता है बर्ड फ्लू। H9N2 ठीक है, या आपको H5N1, ये दोनों क्या है, बर्ड फ्लू संबंधित है। जबकि H1N1 किससे संबंधित है, स्वाइन फ्लू से है। इबोला किससे होता है, इबोला बीमारी जो कि वायरस से होता है। इंसेफ्लाइटिस किसको प्रभावित करती है, ये करती है आपको मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है।
द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं। अब मैथ है, आगे हम मैथ को देखेंगे। फटाफट जो है यहाँ पे इतने स्पेस नहीं है जो कि हम आपको सॉल्यूशन कर सकें, तो ऑप्शन के अनुसार से हम इसको आप लोग को आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। 42 के जो है क्या है? ऑप्शन नंबर इसका भी 1 सही है। अगला देखेंगे 43 की बात करेंगे, तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। 44 का कितना हो जाएगा? आपको 9 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसी तरह से 45 की बात करेंगे, तो 45 का जो है 26,620 इसका राइट आंसर है। 46 का 48 हो जाएगा इसका। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 3 नंबर। 48 की बात करेंगे, तो 48 का कितना हो जाएगा? 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का जो है आपको कितना हो जाएगा? 26। और लास्ट 150 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1/2। तो ये जो है आपको कितने प्रश्न? 150 प्रश्न थे, जो कि मैंने आप लोगों को कम से कम, मैंने जल्दी से जल्दी कम से कम में आपको समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको विस्तार से कराने का कोशिश किया। और ये बीपीएससी का जो सेट था, आपको एक मस्त सेट तैयार किया गया है। इसमें आपको स्कोरिंग जो है करके देखेंगे, तो आपको कम से कम 100 105 प्लस से ऊपर जो आपको मार्क्स आना चाहिए, तभी आपकी एक अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।